सुशांत मुखर्जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र सिंह की पहचान से आप सभी वाकिफ ही होंगे, और अगर नहीं है तो बता दें, शैलेंद्र सिंह ने ही माफिया मुख्तार के खिलाफ पोटा की कार्रवाई की थी और उसके बाद तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार का दबाव इतना हुआ कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, उनको जेल जाना पड़ा और एक लंबा संघर्ष उन्होंने किया है। शैलेंद्र जी, पहला सवाल आपसे ही, आखिर आज जब मुख्तार को सजा हुई, अफजाल को सजा हुई, तो आपको क्या महसूस हुआ? क्योंकि लगातार आपने खुद इस चीज को झेला है और अपना फर्ज निभाने का एक खामियाजा झेलना पड़ा आपको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज 19 साल बाद वो दिन आया है देखने को कि जब ये माफिया जिसकी तूती बोलती थी, पूरा प्रशासन जिसके सामने पंगु था। आपने इसका जिप्सी में, खुले जिप्सी में वो वीडियो देखा होगा, पूरे दंगे में घूम रहा है और सब लोग मौन खड़े हैं। ऐसी स्थिति में आज जब उसको सजा हुई है, इसको व्हीलचेयर पर सलाखों के पीछे देख रहा हूं, इसकी संपत्ति जब्त होते देख रहा हूं, तो बहुत खुशी हो रही है कि माननीय योगी जी ने वो दिन दिखाया है उत्तर प्रदेश की जनता को, विशेष रूप से पूर्वांचल की जनता को, और ये भरोसा दिलाया है कि अब माफिया लोगों की नहीं चलेगी। जो उन्होंने विधानसभा में बोला था कि इन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो सही में वो मिट्टी में मिलाने का कार्रवाई कर रहे हैं और सबके लिए ये अच्छा दिन है। शैलेंद्र सर, एक बार अगर बता पाएं कि क्या, किस तरह से आपने कार्रवाई की थी, किस तरह से तत्कालीन सरकार ने दबाव डाला, कितना संघर्ष इसी मुख्तार और इसी मुख्तार से जुड़े हुए तमाम राजनीतिक लोग जो थे उनकी वजह से आपको करना पड़ा था? देखिए, बात है उस समय कृष्णानंद जी जिंदा थे और मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय के बीच में लखनऊ के कैंटोनमेंट क्षेत्र में क्रॉस फायरिंग हुई थी और शासन सरकार में बैठे लोगों ने ही निर्णय लिया कि इन लोगों पर निगरानी रखी जाए, वरना लखनऊ में अगर इस तरह की वारदात हो रही है तो प्रदेश के अन्य जनपदों में क्या हाल होगा। बिल्कुल। और उसके तहत मुझे एसटीएफ में ये जिम्मेदारी दी गई कि मैं बनारस में पोस्टेड था, चंदौली का रहने वाला था। तो ये लोगों ने कहा कि आप पूर्वांचल से वाकिफ हैं और आप इसको पूरा पूर्वांचल यूनिट आप एसटीएफ का देखें वहां पे, और बनारस को सेंटर बनाया गया। बातचीत जब इनकी टेप हम कर रहे थे, जो शासन की अनुमति से था, उसमें मुख्तार अंसारी एक सेना के भगोड़े व्यक्ति, बाबूलाल नाम था उसका, और वो जम्मू कश्मीर आरआर राइफल से एक लाइट मशीन गन लेके भागा था और उसको खरीदना चाहते थे और डील भी फाइनल हो गई 1 करोड़ में। और मुख्तार जब अपने लोगों से कहता था तो कहता था ये लाइट मशीन गन बहुत जरूरी है मेरे लिए, विरोधी के पास यानी कृष्णानंद के पास न जाने पाए, इसको अगर मिल जाए तो उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी को हम भेज सकते हैं क्योंकि वो राइफल के अगेंस्ट है। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में वो लगातार प्रयास कर रहा था कि हमको ये मिल जाए। जब ये बातें हमने अपने तत्कालीन एसएसपी एसटीएफ जो उस समय थे श्री राजकुमार विश्वकर्मा जी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, इनको बताया, इन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात किया, तो सबने यही कहा कि शैलेंद्र, इसको मुख्तार के पास जाने से पहले पकड़ लो। अगर उसके पास लाइट मशीन गन चली गई तो कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, उसके पास न जाए और पहले रिकवर करो। खैर, मैंने और मेरी पूरी टीम ने जान लगाकर और इस लाइट मशीन गन को रिकवर किया। रिकवर करने में बाबूलाल था, प्लस उसका सगा मामा था मुन्नर यादव, जो मुख्तार अंसारी का पहले गनर रह चुका था। और इन लोगों से जब रिकवर मैंने किया तो आपको मालूम है उस समय 2004 ये 24/25 जनवरी की बात है, पोटा कानून एग्जिस्ट करता था और बनारस के चौबेपुर थाने में केस दर्ज हुआ, पोटा कानून लागू हुआ उस पर। बिल्कुल। जैसे ही पता चला मुख्तार अंसारी को कि पोटा कानून लागू हो गया, वो बहुत परेशान हो गया और सोचा कि अब तो मैं बुरी तरह फंस गया हूं। और आप लोग को याद होगा, मुलायम सिंह जी की सरकार उस समय मायावती जी की सरकार को तोड़ के बनी थी, अल्पमत की सरकार थी और मुख्तार जैसे लोग उनको समर्थन दे रहे थे। मुख्तार अंसारी ने जो भी अपना दबाव बनाया हो मुलायम सिंह पर, मुलायम सिंह जी ने वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से मेरे पास संदेश भेजा कि इस केस में आगे नहीं बढ़ना है और मुख्तार को किसी भी तरह पोटा से अलग रखना है। फिर मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया कि सर ये संभव नहीं है और आप लोग भी जानते हैं एफआईआर दर्ज होने के बाद इसको बदला नहीं जा सकता है, पूरे नेशनल मीडिया में चल रहा है। और इस हमारे अधिकारियों ने उस समय स्टैंड भी लिया। तत्कालीन एसएसपी राजकुमार विश्वकर्मा साहब ने इसको जब एक्सप्लेन किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो रातों रात उनका ट्रांसफर हो गया। बनारस जोन के जो आईजी थे मनोज कुमार सिंह साहब, उनका ट्रांसफर हो गया। रेंज वाराणसी के जो डीआईजी थे इसके यादव साहब, उनका भी ट्रांसफर हो गया। अब सबको ट्रांसफर करके और एक मैसेज दिया गया कि मुलायम सिंह जी बहुत सख्त हैं इस मामले में, किसी भी तरह इस मुख्तार से ये पोटा हटना चाहिए और उसको इस केस से बरी करना है। इसके बाद उस समय तत्कालीन एसएसपी वाराणसी श्री सुभाष चंद्र जी थे, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि शैलेंद्र, इसमें मुलायम सिंह चाहते हैं आगे न बढ़ा जाए। तो हमने कहा सर आप लोग भी जानते हैं कि इसमें संभव नहीं है।
आप खुद पुलिस अधिकारी हैं, आप बताइए कैसे होगा। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं बात करके बताता हूँ। फिर उन्होंने जैसा माननीय मुख्यमंत्री से बात करके मुझे कहा कि वो चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन अब कोई और करेगा, अपने बयान में तुम नाम नहीं लेना मुख्तार का। तो मैंने कहा सर ये भी कैसे आपको संभव डायरेक्टली है? कहा गया कि मुख्तार का नाम अगर लेना ही मैंने नहीं है? एफआईआर दर्ज कराई है, वादी मैं हूँ। और हाँ बिल्कुल, ये उस समय के एसएसपी सुभाष चंद्रा जी थे और इनकी पत्नी श्रीमती अनीता सिंह जी सचिव थे माननीय मुख्यमंत्री जी की तत्कालीन। तो ये मुझे कहा गया, तो मैंने कहा सर ये भी कैसे संभव है? आप जानते हैं कि अगर मैं अपने एफआईआर को डिट्टो नहीं करूंगा तो माना जाएगा कि मैं किसी प्रलोभन में, किसी दबाव में आके बयान बदल रहा हूं। ये मेरे इमेज के खिलाफ है और मैं ऐसा अधिकारी नहीं रहा हूं कि जो इस सबसे समझौता करूं। अंत में मैंने रिक्वेस्ट किया कि शायद आप लोग पूरी परिस्थिति को मुलायम सिंह जी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, नंबर दीजिए, मैं बात करता हूं और बताता हूं कि मेरी कोई गलती नहीं है, आप लोग के निर्देश पे ही मैंने सब रिकवर किया, जान पे खेल के रिकवर हमारी टीम ने किया है और ऐसी दशा में हम लोग की गलती कहाँ है? तो छूटते उन्होंने कहा कि शैलेंद्र, मुलायम सिंह जी तो आपसे इतना चिढ़े कि बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, फिर आप लोग जानो, और मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, न बयान बदलूंगा और न एफआईआर बदली जाएगी। और उसके बाद फिर बनारस यूनिट को क्लोज करके हमको लखनऊ बुला लिया गया और इस एलएमजी रिकवरी से और इस्तीफा देने के बीच में 15 दिन का समय बीता और उसमें लगातार डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही बात कहती जैसे जाती रही कि समझाया जाता है कि अब आपका परिवार है, सर्विस आपकी अभी 10 साल भी नहीं हुई है, आप भी प्रैक्टिकल होके सोचिए, आप ऐसे नहीं होना चाहिए। पुलिस में या जो भी प्रशासन सामने कुछ बोला जाता, पर्दे के पीछे कुछ होता है, सब एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैंने कहा साहब मैं ये एडजस्ट नहीं कर सकता, मैं एज ए पब्लिक सर्वेंट भर्ती हुआ हूँ, पब्लिक मनी से हमको तनख्वाह मिलती है और मैं ये सब बातें नहीं कर सकता हूँ। और फिर आउटराइटली मैंने जाके फिर इस्तीफा दिया और खिन्न होके, और मैंने कहा उस इस्तीफा में लिखा कि जिस सरकार में माफिया निर्णय ले रहा हूँ, सरकार उस पर केवल मुहर लगाने काम कर रही है, तो हम जैसे ईमानदार अधिकारियों को काम करना संभव नहीं है और मैं स्वेच्छा से त्यागपत्र देके बाहर जा रहा हूँ। ये पूरी परिस्थितियां थी। बिल्कुल शैलेंद्र सर, समझ सकते हैं। और क्या जिस काम के लिए आपको पुरस्कृत किया जाना चाहिए था, अवार्ड मिलना चाहिए था, लेकिन उसी की वजह से, अपना फर्ज निभाने की वजह से आपको खुद नौकरी से पत्र देना पड़ा, ये बड़ी दुखद बात है। लेकिन सुशांत, कितना बदलाव आया है खास करके उस बेल्ट में, मऊ में, गाजीपुर में, बलिया में, बनारस में, जिस मुख्तार की लगातार तूती बोला करती थी, खुद वो खुली जीप में घूम रहा था, मऊ दंगे के वक्त में मूछें अठा करता था, आज वही मुख्तार और उसका भाई अफजाल, दोनों को सजा सुनाई गई है। देखिए, मैं आपको बता दूं, शैलेंद्र सिंह जी ने जिस समय एलएमजी बरामद की थी, मैं उस वक्त कवर करने के लिए वाराणसी में ही गया हुआ था। इसके अलावा जो खुली जीप की बात कर रहे हैं जिसमें मुख्तार अंसारी टहलता दिख रहा है, मऊ दंगे के दौरान, ये बात है 2005 के आसपास की, उस समय भी उस खुली जीप पर मैंने मुख्तार का इंटरव्यू किया था और वो अपने आप को कह रहा था कि मैं यहाँ मदद करने के लिए आया हूँ, बल्कि हकीकत उससे बिल्कुल उलट थी। आज की बात आप कर रहे हैं, उस समय से लेकर आज में कितना बदलाव आया है। देखिए, बदलाव ये आया है कि उस समय मऊ और गाजीपुर और बनारस जैसे बेल्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ तो कुछ बोलने की बात छोड़ दीजिए, मुख्तार अंसारी के नाम लेने से भी लोग डरते थे, दहशत में रहते थे। और आज उसी गाजीपुर में आज मैंने कवर किया कि वहां पर मुख्तार अंसारी की जब सजा होती है तो वहां पर मिठाइयां बंटती हैं, लोग खुशी से झूम उठते हैं और कहते हैं कि ये दिन भी हम लोग कभी देखेंगे, ये सोचा नहीं था। मुख्तार अंसारी का खौफ इतना ज्यादा था कि वहां पर किसी की जमीन हड़पना हो, किसी का कोई प्रॉपर्टी पर कब्जा करना हो, या फिर जो मोबाइल टावर्स उस समय लगाए गए उन मोबाइल टावरों को चलाना हो, ये सारे काम मुख्तार अंसारी करता था। और मुख्तार अंसारी का एक तरीके से कहे कि एक छत्र राज हुआ करता था, सरकारी तंत्र उसके पीछे था। जैसे शैलेंद्र जी बता रहे हैं कि सरकारी तंत्र बिल्कुल उसके पीछे था, मुख्तार अंसारी जो कहता था उसके बाद वो सरकारी तंत्र काम किया करता था। और ये सब खुद हमने देखा है, गाजीपुर की जनता ने देखा है, मऊ की जनता ने देखा है। उसका गुरूर तो टूट रहा है, लेकिन जो सियासत का और अपराध का गठजोड़ है वो कितना टूट पाएगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे मुख्तार अंसारी की अब लगभग सारी उम्र जेल में ही बीत रही है और जब अपराधीकरण का बदलाव हुआ, अपराध राजनीति में आया और उसका राजनीतिकरण हुआ और मुख्तार अंसारी और ज्यादा ताकतवर हो गया। जिस तरीके से एलएमजी बरामद किया था शैलेंद्र सिंह जी ने, और हम लोग खुद बनारस में जाकर उसको कवर किए थे, और उसके बाद रातों रात मामला पलट जाता है। पर उसमें अपराधीकरण इतना हावी था राजनीति पर कि उसको दबा दिया गया।
पर समय के साथ समय का चक्र बदला और आज योगी सरकार है जीरो टॉलरेंस से अपराधियों के खिलाफ और धीरे धीरे हर एक केस सामने आ रहा है। खुद आपने देखा कृष्णानंद राय के पुत्र ने, पीयूष राय ने कहा कि 18 साल हमने इस दिन का इंतजार किया, 18 साल लगातार कोर्ट कचहरी करते रहे और आज भी वो इस उम्मीद से बैठे थे कि आज सजा का ऐलान होगा और आज हुआ भी ऐसा ही। सिर्फ पीयूष राय नहीं, पीयूष राय तो एक व्यक्ति है, नंद किशोर रुंगटा अपहरण कांड और हत्याकांड, इसे इस तरीके से अंजाम दिया गया, बिल्कुल फिल्मी तरीके से। जिस तरीके से मुख्तार का खास गुर्गा बाबू पहुंचता है एक कोयला व्यापारी के नाम पर और उसे चाय पिलाता है और सारे बनारस की सड़कों पर लेकर उस गाड़ी में लेकर घूमता है नंद किशोर रुंगटा को, उसके बाद गायब हो जाता है। 3 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है, 1 करोड़ की किस्त अदा की जाती है, उसके बाद भी नंद किशोर रुंगटा घर नहीं लौट पाते बल्कि प्रयागराज में हत्या कर दी जाती है। बिल्कुल, तो इस तरह का लाश पहुंचती है। वाकया यहाँ पर होता है। अनुपम मिश्रा सर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम सर, आज जो पीयूष राय हैं उनकी बात एक सामने आई, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी की चुटिया काट ली गई थी और आज ये हश्र मैं देख रहा हूं। समझा जा सकता है कि किस तरह से कानूनी पैरवी मजबूत तरीके से की हुई है। ये जो हश्र हो रहा है, माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो कितनी जरूरी थी और अब तक आखिर इतना लंबा वक्त क्यों लग गया इंसाफ के कटघरे में खड़ा होने में इन दोनों अपराधियों को? हाँ, देखें, जहां तक वक्त लगने का सवाल है, आपने देखा कि 6 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार को लगा अतीक अहमद को और मुख्तार अंसारी के मुकदमों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में। मामूली बातों पे कोर्टों में हड़तालें हो जाया करती थी, गवाह भाग जाते थे, गवाह सामने आते थे तो पलट जाते थे। आपने देखा मुख्तार अंसारी को कांग्रेस गवर्नमेंट ने पंजाब में रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा और सुप्रीम कोर्ट के उन वकीलों के फीस आज आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार देने को नहीं तैयार है। 50-60 लाख रुपए फीस हो गई। वहां पे किस तरह मुख्तार को रखा गया, किस तरह एक 35 आदमियों के एक जहां पे रहते थे वहां मुख्तार अकेले अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। तो जहां सरकारें कल्यूट कर रही हों, जहां मुख्यमंत्री कल्यूट कर रहे हों, जहां न्यायिक व्यवस्था वकील कल्यूट कर रहे हों, तो वहां पे इनके मुकदमों को अंजाम तक लाना बहुत मुश्किल था। ये 6 साल का समय लगा योगी आदित्यनाथ की सरकार को। अतीक अहमद पहली बार 44 साल में उनका एक मुकदमा अंजाम तक पहुंचा और अब आप मुख्तार और अफजाल में भी आप देख रहे हैं कि ये मुकदमे इनके अंजाम तक पहुंच रहे हैं, उनको सजाएं हो रही हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ। 40-40 साल मुकदमे चलते रहे और कभी भी कोई भी अपराधी का और माफिया का कोई भी मुकदमा डिसाइड ही नहीं हो पाया। और जब भी डिसाइड भी हुआ तो आपने देखा, चाहे कृष्णानंद राय हत्याकांड हो, चाहे रुंगटा हत्याकांड हो, मुख्तार सिर्फ हत्या नहीं कराना चाहता, सिर्फ वो किडनैपिंग नहीं करना चाहता था, वो अपना खौफ कायम करना चाहता था। जो पीयूष राय ने बात कही और उस वक्त की जो बातचीत में एक ऑडियो भी सामने आया था अनुपम सर, जहां एक विधायक समाजवादी पार्टी के नेता की और मुख्तार की बातचीत का ऑडियो सामने आया जिसमें कहता है कि छुट्टियां काट ली गई। उसके मायने क्या हैं? रुंगटा वाले कांड में भी यही हमने देखा, पैसे लिए गए, फिर जाकर डेड बॉडी मिलती है। नहीं, आप देखें ना तो माफिया का तो पूरा एम्पायर ही खौफ पे चलता है। अभी उमेश पाल हत्याकांड में यही बात उभर के सामने आई कि अतीक अहमद ने इतना बड़ा कांड से रिश्ते रच दिया कि उसको लग रहा था कि उसका खौफ खत्म हो रहा है। मुख्तार अंसारी का जो पूर्वांचल में इतना लंबा चौड़ा कारोबार चल रहा है, आप देखें, आप खौफ का आलम देखें कि जेल के अंदर तालाब खुदवाए जाते हैं मछली मारने के लिए, बैडमिंटन कोर्ट बनवाए जाते हैं। एक डिप्टी एसपी AK-47 पकड़ लेता है तो बजाय उसको सम्मानित करने के उस डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह को ही जेल भेज दिया जाता है। अंततः वो सेवा छोड़ देते हैं। हमने उस बहादुर अधिकारी को टीवी पर रोते हुए देखा। तो आप इस तरह की इनकी सरकारी पनाह देखें, आप इनके खौफ का आलम देखें। मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ी बात है कि अतीक अहमद, फिर आज मुख्तार, अफजाल, ये बड़े बड़े माफियाओं को न्यायिक व्यवस्था से, कोर्ट की व्यवस्था से गवाही दिला के, बहस करा के इनको इनके मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाया गया और उनको सजा दिलाई गई। शैलेंद्र सर, कितना अहम हो जाता है कि और जो मामले चल रहे हैं, कुल 61 केसेस हैं, शायद 13 इन ट्रायल चल रहे हैं केसेस, बाकी मामलों में भी इसी तरह से सख्त पैरवी हो? नहीं, बिल्कुल सही बात है। जब अगर पैरवी अच्छी होती है तो न्यायालय से सजा मिलती है। और खासकर मैं अपने वाले केस में कहना चाहूंगा, जैसे एक उसमें जब पूरे केस डायरी में जो टेप हम लोगों ने किया था वो लिखा हुआ है सब कुछ,
और आप जानते हैं कि क्राइम में मोटिव देखा जाता है, मोटिव के आधार पर धाराएं लगती हैं। अगर आपने मतलब लापरवाही से गाड़ी चलाई, किसी के मौत हो गई तो 304 है, लेकिन जानबूझ के आपने मारा, दबा के, कुचल के, तो वो 302 है। बिल्कुल। तो इस पूरे केस डायरी में अगर जो लिखा हुआ है, जो टेप में था, उसमें मोटिव स्पष्ट था मुख्तार अंसारी का कि ये लाइट मशीन गन हमें किसी भी कीमत पर चाहिए और इससे कृष्णानंद राय को हमें निपटाना है। और उसके बावजूद मुझे आश्चर्य हुआ कि केस में एक्विटल होता है। आप पूरा केस मतलब जो टेप था शासन के परमिशन से है, जो एविडेंस एक्ट के तहत कोर्ट में एडमिसिबल है, वो परिस्थितिजन्य साक्ष्य है, उसको किसी से धमका के बदला नहीं जा सकता। जैसे गवाह को तो बदला जा सकता है, धमकी देकर मारा जा सकता है या न्यायालय आने से रोका जा सकता है, लेकिन इस तरह के एविडेंस जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं जिनको कोई बदला नहीं जा सकता और उसके बावजूद एक्विटल हो गया। मैं सर माफी चाहूंगा, वक्त कम है। तो इसमें फिर से अगर आखिरी सवाल आपसे, अपील हो, राजनीतिक तौर पर कितनी बड़ी चोट अंसारी परिवार के लिए? 15 सेकंड में जवाब दीजिएगा सुशांत। देखिए, राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ी चोट है। जिस तरीके से यह फैसला आया है उससे न सिर्फ इनकी जनप्रतिनिधि होने का जो खतरा है वो बढ़ गया है, बल्कि आने वाले चुनाव में किसी तरीके से चुनाव में प्रतिभागी नहीं कर पाएंगे, जिससे इनका रसूख और इनका पावर कम होगा और धीरे धीरे जो मुकदमे हैं वो हावी होंगे और कहीं ना कहीं तक जनता को न्याय मिलने की उम्मीद होगी। बिल्कुल ये साफ तौर पर कहा जा सकता है राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ा चोट लगी है। सुशांत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र सर, आपने वक्त निकाला और बहुत शुक्रिया आपको, आपने एक संघर्ष किया है, उसका भी असर हम देख पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और अनुपम जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मुख्तार अंसारी ने जो किया उसकी सजा वो भुगत रहा है, लेकिन 61 मामले इस मुख्तार अंसारी पर दर्ज